कहते हैं लाल किला, उसका लाल किला राष्ट्रीय संपत्ति है। स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति की बिल्कुल याद रखेंगे, वहां से याद की जाती है, वो किसी एक धर्म का कैसे हो सकता। बोर्ड ने पूरे गांव पर यह दावा किया था कि ये पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो वक्फ बोर्डों में कुल 5,973 सरकारी संपत्तियां वक्फ संपत्तियों के, और आप जाति और धर्म के आधार पर याद रखेंगे अपने विधायक और मंत्री तक बना रहे हैं। और आप जनता से उम्मीद करते हैं कि जनता जो है याद रखेंगे धर्मनिरपेक्ष का चोला ओढ़कर बैठे और आप जो है उसे वोट बैंक का आधार बनाए। सबका साथ सबका विकास अपनी बात है, सब अपनी जगह पे अच्छा लग रहा है देखने में, परंतु कितना प्रतिनिधित्व है आपके चुनाव के घोषणा पत्रों में देखिए सभी पार्टियां, वहां अगर उस समाज, उस संस्था या उस जाति के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उसका या उसके समाज का कल्याण होना लगभग असंभव दिखता है। 8,827 में से सिर्फ 225 IIT की कुल पदों में, कुल संख्या में, छात्र संख्या में सिर्फ 1.7% आबादी ही मुस्लिम आबादी से संबंध रखती है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतर दिशा में कर रहे होंगे। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हुआ हूँ, इसको लेकर कई अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग छात्रों ने और अलग अलग जो भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने काफ़ी इस पर बात रखी और अपनी बातें मुझ तक पहुँचाई कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। वक्फ एक ऐसा विषय है जो फिलहाल अभी भारत के सेक्युलरिज्म पर, भारत के इंटीग्रिटी पर और राष्ट्रवाद की विचारधारा पर कई अलग अलग प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, विवाद खड़े कर रहे हैं। तो इसी को लेकर जो आज मौजूदा अवस्था है इसको आज समझाने के लिए मैं आज प्रस्तुत हूँ। ऐसे के रूप में ये जो टॉपिक है वो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया है और क्वेश्चन होगा वक्फ प्रबंधन आगे की राह क्या होगी। एक ऐसे के रूप में इस बार दिख सकता है और वक्फ को लेकर कई अलग अलग बातें भी लगातार आ रही हैं। तो कुछ प्रश्न जो आप लोग के और तमाम अलग अलग माध्यमों से मुझे प्राप्त हुए जो प्रश्न, वो प्रश्न मैंने यहाँ पे उत्कीर्ण किया है। और इसमें सबसे पहला प्रश्न होता है कि वक्फ है क्या। वास्तविक क्वेश्चन ये है वक्फ क्या है। दूसरा प्रश्न जो हमेशा चर्चा में आ रहा है कि जो वक्फ की संपत्तियाँ हैं उसकी वास्तविक स्थिति कितनी है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो उनसे बेहतर है कि एक ऑथेंटिक डेटा, सच्चर समिति की रिपोर्ट और पार्लियामेंट में जो विभिन्न प्रकार के विवाद हुए हैं या डिबेट जिसे हम कहते हैं, उनके बाद जो तथ्य आए हैं उस तक आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा मैं। तो एक क्वेश्चन तो हो गया कि वक्फ क्या है। दूसरा है कि वक्फ को लेकर एक प्रश्न उठा है कि उनकी संपत्तियां वास्तविक में कितनी हैं। तीसरा प्रश्न ये होता है कि वक्फ की संपत्तियों को लेकर जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई है, वो पंचवर्षीय योजना में सरकार की आगामी जो राह है या आगे की राह क्या है, उसको लेकर एक प्रश्न उठता है। चौथा प्रश्न ये है कि वक्फ 1995 और 2005 के बीच में क्या, 2025 के बीच में मूलतः क्या अंतर दिखता है आपको। पांचवा जो प्रश्न दिखता है आपके सामने वो है कि वक्फ संपत्तियों से सामाजिक क्रांति कैसे आएगी। ये बड़ा क्वेश्चन ये है क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सामाजिक जब हम क्रांति की बात करते हैं तो उस क्रांति को लाने के लिए सरकार का अपना रवैया कैसा होगा, एक प्रश्न ये हो सकता है। एक और प्रश्न ये है कि वक्फ का आधुनिकीकरण कैसे होगा, क्योंकि आपका जो प्रश्न यही उठता है कि वक्फ को अगर चेंज करने की बात कही गई है, उसमें कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंधों के साथ नवाचार लाने की बात कही गई है, तो उसका आधुनिकीकरण किस आधार पे किया जाएगा। एक प्रश्न और है कि एक्ट की विशेषता एवं संरचना कैसी है या आगे के लिए कैसी एक राह जो है तैयार की गई है। वक्फ को लेकर CGPSC 2024 में, क्योंकि सामने वही एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम को टारगेट करने का उद्देश्य मेरा हमेशा रहता है और फिर उसके बाद ज्ञान की बातें होनी चाहिए। तो मुद्दा ये है कि वक्फ को लेकर आगे क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो एक प्रश्न जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके निबंध के लिए, वो है वक्फ प्रबंधन आगे की राह। एक छोटा सा प्रश्न आएगा मगर अपने आप में बड़ी सारगर्भिता ये समेटे हुए होगा। चलिए, अब ये दूसरा प्रश्न होता है कि विभिन्न प्रकार की जो बातें आ रही है, इतने प्रश्न आ रहे हैं, इन प्रश्नों के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो अलग अलग बातें कही गई मुस्लिम समुदाय को लेकर या
जो विवाद पैदा हुए या जिस प्रकार की घटनाएं भारत में भी देखने मिल रही है, जो विवाद को लेकर, जिस समरसता को लेकर, समावेशी विकास को लेकर, समावेशी शासन को लेकर, या एक कह सकते हो पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद को लेकर, तो इनमें एक बड़ा प्रश्न होता है कि जब सच्चर समिति ने अपनी बातें रखी तो सच्चर समिति के रिकमेंडेशन के माध्यम से वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो तैयार किया गया था और इसी को संसद के दोनों पटल और महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के स्वरूप इसे एक अधिनियम बनाया गया कि सच्चर समिति ने आखिर मुस्लिमों को लेकर क्या अपनी बातें रखी। मैंने कई अलग अलग प्रश्न आपके सामने थोड़ी देर पहले स्पष्ट किए थे। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि वास्तविक में गरीबी और बेरोजगारी का दर मुस्लिमों में कितना है, क्योंकि पहले कहा कि मुस्लिमों की स्थितियों को पहले जान लेते हैं फिर वक्फ बोर्ड की बातें हम करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर स्पष्टता आपको तभी आएगी जब उनके मूल बातों को आप समझेंगे कि वास्तविक में कि करप्शन है या किसी प्रकार की अवहेलनाएं हैं या किसी प्रकार की तानाशाही है, ठीक है, वो अगर है तभी उस पर संशोधन किया गया वक्फ बोर्ड पर। तो वक्फ बोर्ड में लाने के पहले मुस्लिमों की स्थिति भारत में कैसी है उसका अनुमान सर्वप्रथम हम गरीबी से दिखाते हैं। गरीबी की अगर हम बात करें, सच्चर समिति की रिपोर्ट 2004-05 के एनएफएस रिपोर्ट को हम बेस मान के चलें तो देखिए पूरे अगर भारत की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो लगभग 22.8% के आसपास जनसंख्या हमारे यहाँ दिख रही है, जिसमें मुस्लिम आबादी लगभग मान के चलिए 15% के आसपास आपको दिखती है, ठीक। और जो 22% की जो गरीबी है ये ओवरऑल आप देखते हैं अगर पूरे भारत में तो 22.8% लोग गरीबी की अवस्था में आते हैं। हिंदू अगर वर्ग की बात करें हम लोग तो उसमें लगभग हिंदू में जो सभी हिंदुओं को मिला दिया जाए तो लगभग 20.4% है। वहीं हम बात करें एसटी और एससी की तो उनमें लगभग 36% के आसपास गरीबी स्थिति हमें दिखती है। और वहीं हम बात करें ओबीसी की तो 25.1% के आसपास गरीबी आपको दिखती है। जनरल में ये संख्या काफ़ी कम हो जाती है और लगभग 8.3% के आसपास कुल जनसंख्या का जनरल जो है गरीबी की श्रेणी में आता है। परंतु हम मुस्लिम समुदाय की अगर आप बात करें तो लगभग 38.4% मुस्लिम जो है भारत में गरीबी की द्वंद्व को झेल रहे हैं। ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। राज्यों की स्थिति में देखेंगे तो कई ऐसे राज्य यहाँ पर आंकड़ा 50% से ऊपर है। जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल मुस्लिम आबादी का 58% आबादी आज भी गरीबी और भुखमरी की स्थिति में जीवन यापन कर रहा है। एक तो ये हो गई। दूसरी बात हम वैसे ही बात करें तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में भी अगर ये देखें तो ये आंकड़ा अच्छा कुछ नहीं दिखता है। लगभग 18% के आसपास मुस्लिम वहाँ पर गरीबी की स्थिति में आपको दिखते हैं। 48% के आसपास उड़ीसा में दिखेंगे, तमिलनाडु में लगभग 18% के आसपास। छत्तीसगढ़ में भी देखें तो 61% के आसपास जो मुस्लिम हैं वो गरीबी के द्वंद्व को झेल रहे हैं। ये सच्चर समिति ने अपनी बेस रिपोर्ट में अपनी बातें रखी थी। पहला एक विचार तो ये हो गया। दूसरा इसमें आते हैं कि अगर मैं हमेशा मानता हूँ कि जब तक शासन प्रशासन में लोगों की भागीदारिता नहीं होगी तब तक वो समुदाय या समूह या वो धर्म या वो जाति विकसित नहीं हो सकती है। भले हम जातिवाद और धर्मवाद की बात हमारे संविधान से हटा सकते हैं, परंतु मूल जो तत्वों में अगर हम देखें, चाहे वो चुनाव हो, चाहे राशि का आवंटन हो या बजटीय प्रावधान हो या नेताओं के अपने घोषणा पत्र हो या घोषणाओं की बात हो या रेवड़ी प्रथा की बात हो, इन सब में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जातिवाद आकर दिखता है। तो ऐसे में ये बात जानना भी जरूरी है कि भारत में अगर विभिन्न प्रकार की जो सर्विसेज हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज के और भी आयाम हो, राज्य लोक सेवा परीक्षा हो, रेलवे के एग्जाम्स हो, डिफेंस हो, बैंकिंग हो, उन सब में मुस्लिमों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। तो देखिए लगभग 13 से लेकर 15% के आसपास की मुस्लिम आबादी मैंने बताई थी, ठीक है। 15% आज के समय दिखते हैं, ठीक है, और 21 में अगर ये जब आएगा तो लगभग ये आपके 17-18% के आसपास आपको मुस्लिम आबादी दिखेगी। तो लगभग मान के चलिए अगर यूपीएससी की बात करें और सिविल सर्विस ऑफिसर्स की बात करें जिसमें आईएएस, आईएफएस और आईपीएस है, उस समय के अनुसार से 2006 के अनुसार से लगभग 8,827 जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी आपको दिखते थे। हालांकि संख्या बढ़ चुकी है। 8,827 में से सिर्फ 285 जो लोग हैं वही मुस्लिम वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। अर्थात भारत में अगर 100 आईएएस होते हैं, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस,
तो लगभग 3.2% उसमें मुस्लिम भागीदारिता आपको दिखती है। दूसरी अगर हम बात करें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं जो आपके यूपीएससी में, लगभग 6460 पदों की भर्तियां हुई थी, उनमें भी अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो 2.4% के आसपास ही है। अगले बिंदु पर देखें तो प्रमोटेड फ्रॉम द स्टेट सर्विसेज, जिसे हम लोग कहते हैं, याद रखेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा केंद्र को या केंद्रीय जो आपकी लोक सेवा आयोग है उसमें प्रतिनियुक्तियां और उसमें प्रमोशन, उसमें भी देखें तो यह आंकड़ा कोई बहुत खूबसूरत नहीं है, लगभग 5.5% के आसपास आपको दिखता है या 5% के आसपास दिखता है। अगले पॉइंट पर जाकर देखें, ग्रेड 1 आप आईएफएस पर्सनल की बात करें उसमें भी लगभग इनका आंकड़ा 1.4% के आसपास है। अब हम बात करें दूसरे सर्विसेज पर, स्टेट लेवल के डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं, उसमें अगर मुस्लिम भागीदारिता देखें तो महज ये दिखता है 6.3% के आसपास। रेलवे में कुल एम्प्लॉइज में सिर्फ 4.5% मुस्लिम भागीदारिता है। और वहीं हम बात करें अगर बैंकिंग सर्विसेज की बात करें तो बैंकिंग में भी 2.2% के आसपास भी आंकड़े दिखते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज में यह आंकड़ा 3.2% है। पोस्टल और यूनिवर्सिटीज में भी 5% से नीचे ही है। अगर हम बात करें वहीं पर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में भी ये कोई आंकड़ा बहुत खूबसूरत नहीं दिखता है। अब बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर कि ग्रुप ए, बी और सी और डी को चारों कैटेगरी अगर मिला दिया जाए तो उन सब में आज मुस्लिमों की स्थिति कितनी है। अगर हम बात करें पूरे ग्रुप ए सर्विसेज में देखें तो सिविल सर्विसेज से लेकर सब में देखें तो आप इसके आंकड़े 5% से नीचे देखते हैं। ग्रुप बी में भी अगर देखें ये आंकड़े 4 और 5%, 3 और 4% के आसपास फ्लोट करते हुए दिखते हैं। इवन दो पीएसयूज में भी देखेंगे आप तो पीएसयूज में भी आंकड़ा बहुत खूबसूरत नहीं है, लगभग 2.3 और 2.8 के आसपास ही आपको दिखेगा क्लास 1 और क्लास 2 में, अर्थात वर्ग ए आ और वर्ग बा में। चलिए काया खा जिसे हम कहते हैं सामान्य स्थिति पर, तो ये बात तो एकदम स्पष्ट है कि नौकरियों में भी मुस्लिमों का भागीदारिता काफी न्यून स्तर पर है। अब आप बात करते हैं अगले पॉइंट पर, इनके शैक्षणिक दृष्टिकोण पर बात करते हैं कि वास्तविक मुस्लिम आबादी का जो उच्च शिक्षण संस्थानों में योगदान या भागीदारिता कितनी है और इनके शिक्षा की स्थिति वर्तमान में कैसी दिखती है। अगर मैं बात करूं पूरे जो आईएम्स हैं उसमें अगर हम बात करें तो आईएम्स में भी इसके आंकड़ों को अगर देखेंगे तो बहुत खूबसूरत आंकड़ा आपको नहीं दिख रहा है। मैं अगर बात करूं आईएम की बात तो टोटल 1.4% छात्र ही मुस्लिम छात्र के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आपको दिख पा रहे हैं। वहीं पर हम बात करें अगले पॉइंट पर, ठीक, तो अगर इस पे बात करें तो लगभग आईआईटीज में 27,161 स्टूडेंट ने इनरोल्ड किया, यह सच्चा समिति की रिपोर्ट भी कहती है इस बात को लेकर। उनमें से सिर्फ 894 मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, अर्थात आईआईटी की कुल पदों में, कुल संख्या में, छात्र संख्या में सिर्फ 1.7% आबादी ही मुस्लिम आबादी से संबंधित रखती है, यह संबंध रखती है। अगले पॉइंट पर हम बात करें, भारत के जितने प्रीमियम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस कॉलेजेस हैं, जैसे लेडी श्री राम कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज है, मिरांडा कॉलेज है या जेएनयू है, तमाम प्रकार की जितनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उसमें आज मुस्लिमों की स्थिति कितनी और कितनी कहाँ तक इनकी स्थिति पहुंची है। अगर हम बात करें तीनों सेगमेंट को देखते जाएं तो कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, ये सारे आंकड़े आपको 4% से कम दिखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आबादी की जो भागीदारिता 15% है तो उनकी शिक्षा, चिकित्सा और उनके रोजगार से लेकर विभिन्न प्रकार के जो प्रशासनिक कार्यकारिणी जो सदस्यों की बात है या उनकी भागीदारिता की बात है, उनमें एक समतुल्य भागीदारिता का होना अनिवार्य है, जो कहीं ना कहीं मुस्लिमों में काफी पिछड़ा हुआ दिखता है। इसके कारण कई हो सकते हैं, मैं उस पर अलग से चर्चा कर लूंगा। ठीक, अब ये सारी बातें आने के बाद एक प्रश्न आता है कि भारत में वक्फ के पास क्या है और कितना है, जिसको लेकर बार बार बातें उठ रही हैं। आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट कहे जा रहे हैं कि लगभग 8,72,000 कुल संपत्तियां वक्फ के पास आज भारत में मौजूद है। ये आंकड़े आप चाहे तो याद करते चलिएगा क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। 2% पर मुकदमा चल रहा है, 50% की स्थिति अज्ञात है और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात अगर मैं बताऊं आपको तो लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीनें वक्फ बोर्ड के पास आज मौजूद है। संपत्तियां
अगर हम देखें तो 8,72,000 के आसपास संपत्ति आपको दिखती है। 16,716 ये कुल चल संपत्तियां हैं। कब्रिस्तान के लिए लगभग 1.5 लाख एकड़ संपत्तियां आज मौजूद है। वही हम बात करें मस्जिदों में तो लगभग 1.19 लाख जो संपत्तियां हैं वो आपके मस्जिदों को अलॉट की गई है। ये सारे वो आंकड़े हैं जो आंकड़े इस बात को लेकर कई अलग अलग विवाद उठा रहे थे। आज संख्या बल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही अकेले 3,32,000 के आसपास कुल संपत्तियां दर्ज है वक्फ बोर्ड के नाम पर। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है जहां पर संख्या लगभग 80,480 के आसपास आपको दिखती है। दूसरी अगर हम बात करें चल अचल जो वक्फ संपत्तियां हैं उसमें 7% पर कब्जा अभी धारण हो चुका है, पहला चीज। 2% पर मुकदमा चल रहा है। 50% संपत्ति की स्थिति अज्ञात है आज। और इन सब के बाद अगर हम देखें कि वक्फ की संपत्तियों का आधार और डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर हुआ है तो इसमें स्पष्ट लिखा है कब्रिस्तान में 17%, खेतिहर जमीन के नाम पर लगभग 16%, मस्जिदों के लिए लगभग 14%, दुकानें 13%। और अगर राज्यों के क्रम में बात करें तो सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां उत्तर प्रदेश, उसके पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के पंजाब में आपको देखने मिल जाएगा। ये सब आंकड़े हैं जो आंकड़ों को लेकर ही इतने अलग अलग विवाद पैदा हुए हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं कि वास्तविक में वक्फ क्या है, वक्फ की स्थितियां क्या है और वक्फ को लेकर इतनी बातें क्यों की गई है। देखिए, जब वक्फ बनाने की जब बात हुई तो बड़ा सिंपल सा था कि अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 ये दोनों अनुच्छेदों को अगर हम देखें तो बड़ा स्पष्ट ये बात आता था कि अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक, धार्मिक और उनके जो पारंपरिक जो गुण है, ज्ञान है और उनकी संपदा है या संपत्ति है, संपदा ज्ञान संपदा की बात कर रहे हैं हम, उनका संरक्षण करना सरकार का कार्य होगा या उनके मूल अधिकारों में शामिल होगा। ये बात स्पष्ट थी। तो वक्फ वास्तविक में देखा जाए तो एक स्थायी समर्पण का नाम है जो उसमें लिखा गया है। संपत्ति का उपयोग मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक, धर्मार्थ उद्देश्य के लिए होना चाहिए। वक्फ की अवधारणा इस्लामिक कानूनों और परंपराओं में निहित है। यह एक मुस्लिम द्वारा धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए की गई स्थायी भेंट को संदर्भित करता है, जैसे शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, सब सामान्य जन कल्याण के लिए या सामाजिक उत्थान के लिए। ऐसे अलग अलग धार्मिक प्रयोजनों को या शैक्षणिक या चिकित्सीय या सामाजिक प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए जिस एक स्थायी समिति और एक स्थायी समर्पण की जो कह सकते हो नीति बनाई गई है उसका नाम वक्फ के नाम पर बताया गया है। इस पे स्पष्ट लिखा है कि इसकी विशेषताओं के इसकी परिभाषा में लिखा गया है कि ना तो इसे बेचा जा सकता है, उपहार में दिया, विरासत में लिया या बोझ बनाया नहीं जा सकता है। अर्थात ये सभी कानूनों में स्पष्ट है। हम ट्रस्ट के माध्यम से वक्फ का आकलन भी करेंगे कि दोनों के बीच की जो मूल कड़ियां हैं वो क्या है। चलिए, तो एक तो बात ये हो गई, ठीक। दूसरा है उद्देश्य को हम अलग से देख लेंगे। वक्फ बड़ा सिंपल सा है, अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों को बचाए रखने के लिए अपने पास अपनी संपत्तियों को बनाकर, ठीक है, उस परंपराओं को आगे बढ़ाने का नाम वक्फ था। अब विवाद क्यों हुआ, विवाद क्यों आ रहे हैं, उस पर हम लोग बात आगे करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं कि जब ये विधेयक को लाया गया, वक्फ संशोधन विधेयक जो निम्नलिखित मुद्दे थे उनको संबोधित करने का लक्ष्य क्या रखता है। तो देखिए, इसका कारण यह है कि वक्फ में इतनी अनियमितताएं क्यों आई हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा एक आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ध्यान समझिएगा। आज अगर हम बात करें तो वक्फ के माध्यम से सरकार को सिर्फ 163 करोड़ रुपए वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। 9.4 लाख एकड़ की जमीनें हैं, 8,72,000 के आसपास संपत्तियां हैं और कुल आमदनी वक्फ को सिर्फ 163 करोड़ रुपए हो रही है। ये कहीं ना कहीं एक विचारणीय विषय है। पहला चीज, कई दुकानें या कई ऐसी जमीनें
उन सत्ताधीशों को दे दी गई, या कह सकते हो उन प्रबंधकारी समितियों को दे दी गई जिनके बदले उन्हें आय के रूप में कहीं 1 रुपये प्राप्त हो रहा है, कहीं पर 2 रुपये प्राप्त हो रहा है। ये भी विचारणीय विषय है। तीसरा ये है कि सरकार ये आंकड़ा कहती है कि अनुमानित जो निवेश जो भी होगा, परंतु आय जो है वो लगभग अनुमानित जो आय होनी चाहिए, राजस्व जो अगले 5 साल में, वो 16,913 करोड़ रुपए के आसपास अनुमानित आय हो सकती है। देखिए, अगर राजस्व बढ़ता है तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां आनी अनिवार्य है, चाहे वो किसी धर्म के लिए हो। चलिए ठीक, अब इस पे एक बात हम लोग देखते हैं कि आखिर ये वक्फ को लेकर इतने विवाद क्यों पैदा हुए। तो पहला विवाद ये है कि वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता की कमी है। वो स्पष्ट रूप से इस बात को रखा गया है कि जो संपत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं विवादित या कहीं ना कहीं करप्शन का आधार बन चुकी है। दूसरा पॉइंट है, वक्फ भूमि रिकॉर्ड के अधूरे सर्वेक्षण और म्यूटेशन के कारण से कई चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक विवाद आया था कि जहां पर महाकुंभ हुआ वो भी वक्फ की जमीन है, फलाना रेलवे स्टेशन वो भी वक्फ की जमीन है। अगर ऐसे ही करते रहे तो धार्मिक उन्माद जो है वो भारत में बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। और ऐसे उन्माद को बचाने के लिए एक नियमित प्रशासिका का होना अनिवार्य है, चाहे वो मैं बताया किसी भी धर्म के लिए हो। ठीक है, क्योंकि देखो दंगे में वही परिवार हमेशा जूझता है जिनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां कमजोर होती हैं। राजनेता के सत्ता पीठ पे बैठे हुए लोगों को कभी इसमें कोई घाटा नहीं होता, उनका वोट बैंक बनता है सिर्फ। दूसरा बात यह है, याद रखेंगे, महिलाओं के उत्तराधिकारी अधिकारों के लिए अपर्याप्त प्रावधान है इसमें। आधी आबादी है तो आधी आबादी को तो पूर्ण अधिकार अब मिलना अनिवार्य हो चुका है। ठीक है, वो सभी धर्मों में है। अतिक्रमण अधिक समय, लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों की संख्या काफी ज्यादा है। 2013 में 10,381 मामले थे। आज अगर आप देखें तो 21,618 मामले ऐसे हैं वक्फ के संपत्तियों को लेकर जहां पर विवाद चल रहे हैं। दूसरी बात, वक्फ बोर्डों के अपने स्वयं के जांच के आधार पर कई विवाद पैदा हो रहे हैं। अगली पॉइंट पर बात करें, सरकारी भूमि को वक्फ घोषित करने से संबंधित विवादों की बड़ी संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, अल्टीमेटली राष्ट्र की संपत्ति है, परंतु राष्ट्र की संपत्ति के नाम पर याद रखेंगे, कोई अगर एक धर्म, पंथ या कोई अपने आर्थिक प्रयोजनों के हित के लिए कोई व्यक्ति या कोई संस्था अगर सरकारी संपत्तियों का दोहन करना चाहती है तो इसमें तो भारत की आर्थिक के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था तो बिगड़ेगी, ये एकदम स्पष्ट है। और इसीलिए याद रखेंगे वक्फ का नया कानून लाया गया। दूसरी बात, वक्फ संपत्तियों को लेकर उचित लेखांकन और लेखा परीक्षा की कमी हो रही है, मतलब ऑडिटिंग रिपोर्ट इनके पास आज भी प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं। अर्थात वक्फ में जो तमाम कुछ लोग बैठे हुए हैं शायद उन्हें ही उसका अधिकार प्राप्त हो रहा है, ऐसा सरकार मान रही है। अगले पॉइंट पर बात करें, प्रशासन अक्षमताएं, मतलब जो प्रशासिका बनाई गई है वक्फ के माध्यम से वो कहीं ना कहीं विवादित होने के साथ साथ सक्षम भी नहीं है, ऐसा सरकार मानती है। अगले पॉइंट पर है, ट्रस्ट संपत्तियों के साथ अनुचित व्यवहार। चलिए ठीक है, ये सारी बातों होने के बाद कुछ जो मामले आए हैं उस मामलों के आधार पर वक्फ में परिवर्तन लाना जायज समझा गया सरकार के द्वारा। अब वो क्या है, वक्फ का निर्माण कैसे किया जा सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन। तो देखिए, कोई मौखिक या लिखित पैमाने के आधार पर। दूसरा देखें हम लोग धार्मिक या जितने भी धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए जमीन का लंबे समय से अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो हो सकता है वक्फ की जमीन बन जाए। ठीक। तीसरा है उत्तराधिकारी ना होने या कोई कह सकते हो वंशावली ना होने पर उसमें रहने पर बंदोबस्ती और वक्फ का निर्माण किया जा सकता है। ठीक। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि 2024 सितंबर 2024 की स्थिति में तो जो वक्फ की संख्या मैंने थोड़ी देर पहले आपको उद्घोषित की थी वो है 8.72 लाख। मतलब इसका आधार जो है बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति धर्मार्थ का कार्य किसी जमीन पर कर रहा है तो वो उसकी जमीन हो जाए, ये नियम नहीं हो सकता है, पहला चीज। दूसरा बात इसमें यह है, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी 2014 इस बात को कहती है कि ज्यादातर राज्यों ने वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण पूरा ही नहीं किया है। ये भी एक विचार विषय है। ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें अल्पसंख्यक जो मामले के मंत्रालय के अनुसार से भारत में विश्व की सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं
ठीक। सच्चर समिति 2006 ने अनुमान लगाया था कि इसकी मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। ठीक, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 2006 की बात है। आज इसकी संपत्तियां कई गुना बढ़ गई होंगी। चलिए, ठीक, एक तो ये बात है। सबसे पहले प्रस्तावित किया गया लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को, यह प्रस्तावित था वक्फ बिल 2024। ठीक, इसको बाद में समिति के पास ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जिसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, आई थिंक, उनके माध्यम से ये तैयार किया गया। ठीक है, जगदम्बिका पाल, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी के, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के वो प्रेसिडेंट हुए अगस्त 8 2024 को। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 30 जनवरी 2025 को लाने की कोशिश की। लोकसभा में ये 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ, 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में पारित हुआ, और तदुपरांत याद रखेंगे महामहिम राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर के साथ इसे बिल से एक अधिनियम का नाम दिया। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि ये जो प्रावधान आए हैं उसमें एक मूल संशोधन का आधार क्या होगा। तो मूल संशोधन में सबसे पहले बात कही गई, परिषद और बोर्ड की संरचना करना अनिवार्य है, पहला चीज। दूसरा है, वक्फ बनाने का भी एक कोई मापदंड होना भारत में निश्चित होना चाहिए। तीसरा है, वक्फ संपत्तियों को चिन्हित करने के लिए बोर्ड की शक्तियां होनी चाहिए। और चौथा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है वही उस बोर्ड की शक्तियों का क्या करेगा, आकलन करेगा। तो इन सब बातों को लेकर याद रखेंगे अपनी बातें प्रस्तुत की गई किसमें, आपके वक्फ के कानून के अंतर्गत में। अब इस जो हमारे अधिनियम आए हैं उस अधिनियम की मूल विशेषताएं क्या है, और इस विशेषताओं की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिसको लेकर बार बार याद रखेंगे, एक सामाजिक न्याय की बात कही जा रही है वक्फ को लेकर भी, और साथ ही साथ समावेशी शासन की बात भी कही जा रही है। तो पहला जो आधार बनेगा इसका वो स्पष्ट है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने के लिए बोर्ड संरचना में बदलाव अनिवार्य है। दूसरा है, सर्वेक्षण आयुक्त की जगह कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण का अधिकार दिया जाएगा नए अधिनियम के अंतर्गत में। तीसरा है, वक्फ के तौर पर चिन्हित सरकारी संपत्तियां वक्फ नहीं रहेंगी। ठीक है, अगर किसी वक्फ ने अपने किसी भी जमीन को चिन्हांकित कर दिया उसका मतलब वक्फ की जमीन नहीं कहलाएगी। चौथा है, ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम निर्णय मानने के प्रावधान को रद्द किया जाएगा। मतलब अभी सर्वाधिकार जो हुआ है वो प्रशासक के आधार पर दे दिया गया है और जिला कलेक्टर को इसका सबसे बड़ा अधिकारी बनाया गया है। वक्फ को मुस्लिम कानून के अनुसार प्रतिबंधित किया जाता है। अधिनियम राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को अनुमति देता है। ये तमाम बातें जो है वक्फ को लेकर आई थी बातें। अब इनकी विशेषताओं में अगर हम देखें कुछ परिवर्तन जो किए गए हैं, पहला है वक्फ की स्थापना में परिवर्तन, दूसरा है वक्फ के सर्वेक्षण में परिवर्तन, तीसरा है वक्फ के तौर पर सरकारी संपत्तियों में परिवर्तन, और केंद्रीय वक्फ परिषद के निर्माण में भी चर्चाएं की गई है या बदलाव किए गए हैं। उसके अलावा जो ट्राइब्यूनल की संरचना है, संरचनाओं पर भी कई प्रकार की चेंजेस किए गए हैं। मैं एक एक करके इन सब चीजों पर बात करूंगा। आज जैसे हम संरचना की बात करते हैं तो अगर देखिए 1955 और 2024 अर्थात 2025 में जो अधिनियम आए हैं, इन दोनों में मूल अंतर क्या रहे और क्या ऐसी बातें थी जो संरचना में कुछ चीजें परिवर्तित हुई है। तो देखिए, कुल सदस्य की संख्या पुराने वाले अधिनियम के आधार पर 8 से 12 लोगों की टीम होती थी। इस बार निश्चित संख्या 11 तक कही गई है। ठीक, नियुक्ति की प्रकृति सभी नामित नाम होंगे और वहां पर एक्ट के अंतर्गत 95 में देखेंगे तो सभी के सभी लोग जो है निर्वाचित और नामित दोनों प्रकार होंगे, मगर सभी के सभी मुस्लिम होंगे। ठीक, तीसरी प्रकार की अगर बात करें हम लोग तो निर्वाचित जो 1 से लेकर 2, प्रत्येक में 1 से 2 है जो, उसमें एक मुस्लिम सांसद होंगे, एक मुस्लिम एमएलए या एमएलसी होंगे, मुस्लिम बार काउंसिल के सदस्य होंगे और मुतवल्ली भी इसमें हो सकते हैं। मगर नामित में अगर जो बात कही गई है गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। उसमें कहा गया एक अध्यक्ष होंगे, एक सांसद होंगे, एक विधायक होंगे, 2 प्रोफेशनल होंगे, राज्य सरकार का एक अधिकारी होगा और बार परिषद का एक सदस्य होगा। यह अपने आप में सबसे बड़ा चेंजेस संरचना में मुझे दिखता है। यहाँ पर मुस्लिम आधार पर था, यहाँ पर सामाजिक आधार पर है। दूसरी बात अगर करें हम लोग, एक मुस्लिम प्रोफेशनल जो होंगे, यहां पर लिखा गया है एक मुतवल्ली होंगे जरूर। ठीक, इस्लामिक धर्मशास्त्र का विज्ञान जिसको ज्ञान है उसको इसमें शामिल किया गया, जो अच्छा विषय है। यहां पर लिखा गया 2 विद्वान होंगे, शिया और सुन्नी के धर्मशास्त्र होंगे और राज्य सरकार का एक मुस्लिम अधिकारी। देखिए, यहां पिछले वाले में लिखा था राज्य सरकार का एक मुस्लिम अधिकारी, यहां लिखा गया राज्य सरकार का एक अधिकारी। ठीक,
यहाँ पर एक नया चीज जोड़ा गया है, वो है पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के 2 सदस्य। ये भी एक अच्छा मामला है, क्योंकि याद रखेंगे डेलीगेशन पावर पंचायत से शुरू होता है, ठीक है, प्रतिनिधित्व का, तो उनका रहना भी अनिवार्य हो सकता था। तो इस तरीके से अगर आप देखें पूरे संरचना को, तो इस संरचना में कई अलग अलग बातें आई हैं। यहाँ पर संख्या बल काफी चेंज हो गया है और यही सबसे बड़ा विवाद का कारण हो सकता था। ठीक, अब बात करते हैं जो दुनिया में जितने भी वक्फ कानून हैं उसमें और भारत के वक्फ कानून में क्या क्या अंतर है। ठीक, अभी हमने अपने यहाँ का देखा। अब देखिए, चाहे वो यूएई की बात करें, हम लोग इंडोनेशिया की बात करें, मलेशिया की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, सब में याद रखें कानून का प्रकार केंद्रीय कानून के अंतर्गत में ही होगा। दूसरी बात, वक्फ का निर्माता जो होगा, कौन वक्फ को निर्माण करेगा, तो यूएई कहता है कि किसी व्यक्ति या कानूनी संस्था द्वारा निर्माण किया जाएगा। इंडोनेशिया कहता है संगठन के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक, मलेशिया कहता है किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्मित किया जा सकता है। और बांग्लादेश कहता है कि इस्लाम का पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्मित किया जा सकता है। शब्दों का फेर देखिए, एक जगह लिखा है इस्लाम को मानने वाला, एक जगह पे लिखा है कोई भी व्यक्ति, एक जगह पे लिखा है संगठन और एक जगह पर लिखा है व्यक्ति या कानूनी संस्था। ये अंतर है अलग अलग देशों के वक्फ बोर्ड के निर्माण का। मान्यता प्राप्त वक्फ के प्रकार कैसे होंगे, तो यूएई कहता है कि घोषणा वक्फ द्वारा होगा, उत्तराधिकारी मतलब आपके जिनको अधिकार है उत्तराधिकारियों को वक्फ और संयुक्त वक्फ के रूप में बांटा जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पर प्रशासनिक संरचना की बात करें तो प्रशासनिक संरचना भी काफी अलग अलग है सभी वक्फ के अंतर्गत में। प्रशासनिक संरचना का संयोजन देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक, यूएई में ऐसा कोई भी प्रोविजन तैयार नहीं किया गया है जिसको लेकर बार बार बातें उठती हैं। अगर आप बात करें इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया में 20 से 30 सदस्य हो सकते हैं, सभी मुस्लिम आस्था वाले इंडोनेशिया के नागरिक होने अनिवार्य है। ठीक, मलेशिया की बात करें, परिषद में मैक्सिमम 16 सदस्य होंगे और 5 को इस्लामी कानून का ज्ञान होना अनिवार्य है और 4 को मुस्लिम होना अनिवार्य है। ठीक, बाकी कोई और हो सकते हैं। और अगर बांग्लादेश की बात करें, प्रशासक और प्रशासक को सलाह देने वाली समिति को मुस्लिम होना अनिवार्य है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश का वक्फ जो कानून है वो पूरी तरीके से एक प्रकार से धर्म कट्टर आधार पर बनाया गया वक्फ है। जैसे पाकिस्तान का हो सकता है जैसे वैसे ही बांग्लादेश का है। तो देखिए, भारत एक सेक्युलर स्टेट है और मुझे लगता है भारत में एक समरसता सामाजिकता का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे भारत में दिखता है। और ऐसे में बांग्लादेश जैसी व्यवस्थाओं को भारत में रखना मुझे लगता है ये पाप से अपने आप में कम नहीं होता, इसलिए वक्फ में परिवर्तन अनिवार्य हो गया था। अब बात करते हैं इसके बाद कि वक्फ संशोधन में आधुनिकीकरण की बात क्या कही गई है और क्या हुआ है, क्यों इसको लेकर आधुनिकीकरण की व्यवस्था अभी भारत में बैठी हुई है। मैं एक एक करके कुछ केस बताता हूं, जिस केस के बाद समझ जाएंगे कि वक्फ को लेकर इतनी विवाद क्यों पैदा हुए। जैसे गैर मुस्लिम संपत्तियों को वक्फ घोषित करने के कुछ केस हमारे पास आए हैं। ठीक, वक्फ संशोधन 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्ति प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है और साथ ही साथ ध्यान सुनिएगा, ठीक है, जो विरासत या स्थल है या व्यक्तित्व संपत्ति है उनके अधिकारों की रक्षा करना है। जैसे मैंने कहा ना कि फला यूनिवर्सिटी है, सॉरी फला जो मोन्यूमेंट्स है उसको वक्फ बोर्ड का बना देते हैं। कभी कहते हैं लाल किला, उसका लाल किला राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको जहाँ पे हमारे देश का 15 अगस्त जहाँ बनाया जाता हो, जहाँ पर याद रखेंगे हमारे आज़ादी के झंडे लगाए जाते हो, जहाँ पर हमारी याद रखेंगे जो स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति की बिगुल याद रखेंगे वहाँ से याद की जाती है, वो किसी एक धर्म का कैसे हो सकता है। क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इस भारत में सबको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, अपने अपने पर्व को मानने का अधिकार है, परंतु मेरे लिए सबसे बड़ा जो पर्व है वो 15 अगस्त और 26 जनवरी के साथ 26 नवंबर है, क्योंकि वो 3 दिवस है जो भारत को भारतीय होने का मान प्रदान करता है। और बाकी जो त्यौहार है वो आपके धार्मिक आधार पर धर्म के अनुयायी होने का आपको अनुभव कराती है। तो अंतर ये है, और इसीलिए ऐसे संपत्तियों को लगातार वक्फ अगर मान लीजिए ये घोषित करते जाए कि वक्फ की संपत्तियां हैं, तब धार्मिक उन्माद तो बढ़ना एक लाजमी है। चलिए खैर, इन सब बातों को लेकर मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ केसेस हमारे पास आए हैं। अगर आप बात करें 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वक्फ बोर्डों में कुल 5,973 सरकारी संपत्तियां वक्फ संपत्तियों के रूप में घोषित की गई है, जो अपने आप में काफी कह सकते हो विवादित भी है, शर्मिंदगी वाली बात भी है। और ऐसे जो समझिएगा जो विषय आए हैं
विषय में याद रखेंगे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हुई होगी या हुई है। चलिए अब एक केस दिखाते हैं, वही तमिलनाडु का पहला केस मैं आपको समझाता हूं। तिरुचेंदुराई एक गांव है, वहां एक किसान अपनी जमीन नहीं बेच सका क्योंकि उसे घर में शादी थी, ऐसा एक कहानी आया था, एक बातें आई थी, यह कोर्ट केस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, वो अपनी जमीन इसलिए नहीं बेच पाया क्योंकि वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर यह दावा किया था कि यह पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, पहला। दूसरा, इस अप्रत्याशित आवश्यकता ने उसे उसकी बेटी की शादी के लिए ऋण चुकाने के लिए जमीन बेचने से रोक दिया। अब कोई गांव को आप वक्फ की जमीन कह देंगे तो सरासर अन्याय है। दूसरा है गोविंदपुर का केस है जो बिहार में आया था, 2024 अगस्त की बात थी, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के पूरे गांव पर दावे ने 7 परिवारों को प्रभावित किया, जिसके कारण पटना उच्च न्यायालय ने मामला दर्ज हुआ और यह मामला विचाराधीन है। देखिए भारत की न्याय व्यवस्था इतनी शानदार हो चुकी है कि एक बार केस लगाओ और सदियों तक भूल जाओ। हाँ, उनके ऊपर जब बातें आएंगी वो तुरंत उसका मसला सॉल्व कर लेंगे कि नोट जला था कि नहीं जला था, नोट उसके थे या नहीं थे, और ट्रांसफर भी लगातार अपने तमाम तरीके से कर सकते हैं। यही खूबसूरती है भारतीय न्याय व्यवस्था की। चलिए ठीक, अब बात करते हैं कर्नाटका केस में और केरला केस में। केरल में 2024 में केस आया, एर्नाकुलम जिले में लगभग 600 ईसाई परिवार अपने पैतृक भूमि पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध कर रहे हैं फिलहाल में। इनके लिए संयुक्त संसदीय सचिव ने इसे अपील भी की गई है। आप सोचिए 600 परिवार जाए तो जाए कहां। ठीक, अब बात आते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में देखेंगे तो 2024 में भी केस है, नए केस पूरे आपको बता रहा हूं मैं आपको। किसानों ने विरोध किया जब वक्फ बोर्ड ने विजयपुरा में 15,000 एकड़ को वक्फ भूमि के नाम पर घोषित कर दिया। मतलब यह है कि किसी का मन किया उठा और उठा के बता दिया कि वक्फ की जमीन है। ठीक, ये व्यक्तिगत जीवन की जमीन थी, विचारों की जीवन का आधार था, उसको वक्फ की जमीन आपने घोषित कर दिया। ठीक, बल्लारी, चित्रदुर्ग, यदगिरी, धारवाड़ में भी ऐसे कई विवाद उत्पन्न हुए। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया कि कोई बेदखली नहीं होगी। अब सरकार हमेशा अपना पहले तो वोट बैंक देखती है, फिर उसके बाद याद रखेंगे अपने व्यवहार को प्रस्तुत करती है। मैं उस पर जाऊंगा नहीं क्योंकि भारत और में क्रिकेट और राजनीति पर बात करना मूर्खता की निशानी है। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में तो एक कैसे केसेस के भंडार आ चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग मुस्लिम महिलाओं को कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकार की बात करते हैं। तो देखिए एक पॉइंट बड़ा क्लियर हुआ है, यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करता है, एसएचजी बनाने का अधिकार देता है, और एसएचजी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनकी आर्थिक प्रबलता के साथ साथ सामाजिक जो चुनौतियां हैं उन सामाजिक चुनौतियों को दूर करने का प्रावधान बनता है। दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड प्रबंधन में अगर पारदर्शिता आती है तो वक्फ बोर्ड को डिजिटलाइज करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, सामाजिक कल्याण विभाग में इसे लाया जाएगा, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान मिलेगी, और सबसे बड़ी बात जो विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए सामाजिक आर्थिक सहायता बनाने की जो बात कही गई है उस पर स्पष्ट कहा गया है कि वक्फ अलाल औलाद अब विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के समर्थन के लिए वक्फ आय की अनुमति देता है। ये सारी वो बातें हैं जिसको लेकर कई अलग अलग बातें आई हैं। अब सरकार इसके लिए क्या कर रही है? तो सरकार लैंगिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए कुछ बातें अपने सामने प्रस्तुत करती है। पहला ये कहती है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान, स्वास्थ्य सेवा और मातृत्व कल्याण की बात, महिला उद्यमों के लिए कौशल विकास और सूक्ष्म वित्तीय सहायता की बात। अगर बात करें फैशन डिजाइनिंग या स्वास्थ्य सेवा या उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक परीक्षण, चाहे वो कई अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ लाइवलीहुड प्रोग्राम चलता है या हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है। हालांकि चलता ही है बस ये, अब वो कितना चलता है वहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं, मुझे यहाँ पे शिक्षक होने के नाम पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए उत्तराधिकारी विवाद और घरेलू हिंसा मामले के लिए कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करना और विधवाओं के लिए पेंशन योजनाएं प्रदान करना, ये सारी बातें वक्फ को लेकर लाई गई है। दूसरी बात, जब वक्फ के कानून में परिवर्तन किए गए तो एक और इसमें बात रखी गई है कि गरीबों का उत्थान करना वक्फ का पहला उद्देश्य होगा, जो नए वक्फ आए हैं उसके लिए। तो वक्फ जो है धार्मिक, धर्मार्थ, सामाजिक कल्याण आवश्यकताओं, विशेष रूप से वंचितों की सेवा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है।
हालांकि कुप्रबंधन, अतिक्रमण और पारदर्शिता की कमी के कारण इसका प्रभाव अवसर या अक्सर कम होते जा रहा है। ठीक है, इसके लिए वक्फ ने नए प्रावधान प्रस्तुत किए हैं। तो पहला है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए डिजिटलाइजेशन करना। दूसरा है कल्याण और विकास के लिए बढ़ी हुई आय की बात करना। जैसे मैंने कहा था कि अभी 163 करोड़ रुपए याद रखेंगे राज्य सरकार, वक्फ जो बोर्ड है वो अर्जित करती है अपने राजस्व को। सरकार इसका दावा कर रही है 16,000 करोड़ रुपए से ऊपर का। जैसे अगर आंकड़े देखें तो आंकड़े स्पष्ट कहते हैं कि सरकार लगभग 16,913 करोड़ रुपए का राजस्व अगले 5 साल में लाने वाली है। तो यह मुझे लगता है अगर ऐसे राजस्व आते हैं तो भारत के लिए एक शानदार व्यवस्था हो सकती है। अब बात करते हैं पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समुदाय के अन्य संप्रदायों का सशक्तिकरण, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको कि किस तरीके से मुस्लिम जो महिलाएं हैं या मुस्लिम जो युवक हैं या वहाँ की आबादी है उनकी शैक्षणिक और उनकी जो आर्थिक स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है, वो यहाँ पे मैंने पहले ही आपके दौर में आपको समझा दिया था। अब बात करते हैं विधेयक में बोहरा या आगा खानी समुदाय के एक सदस्य को राज्य और केंद्र प्रदेश वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान है। ये नया पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, यदि उनके पास कार्यशील औकाफ है, ठीक है, तब। दूसरा इसमें कहा गया है इसके अलावा बोर्ड में सिया और सुन्नी के सदस्यों के अलावा पिछड़े वर्ग के मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने पहले भी देख ली है। अब बात करते हैं गवर्नेंस में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व आना बहुत जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने फिर उस बात को दोहराना है कि भारत भले ही याद रखेंगे धार्मिक जातिवाद का बात या धार्मिकता की बात नहीं करता धर्मनिरपेक्ष के नाम पर, परंतु अगर उस समाज, उस संस्था या उस जाति के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उसका या उसके समाज का कल्याण होना लगभग असंभव दिखता है। क्योंकि भारत में आज चुनाव और चुनावी घोषणाओं के साथ बजट का आवंटन भी कहीं ना कहीं उनकी जाति, उनके धर्म और उनके समाज के नाम पर ही दिया जा रहा है। तो जब चुनाव उस आधार पर होने जहाँ से लोकतंत्र की नींव खड़ा होती है, तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि जाति धर्म के नाम पर, याद रखेंगे, इन लोगों का अपना प्रतिनिधित्व ना हो। सबका साथ सबका विकास अपनी बात है, सब अपनी जगह पे अच्छा लग रहा है देखने में, परंतु कितना प्रतिनिधित्व है आपके चुनाव के घोषणा पत्रों में देखिए सभी पार्टियां, वहां पर आप जाति और धर्म के आधार पर, याद रखेंगे, अपने विधायक और मंत्री तक बना रहे हैं। और आप जनता से उम्मीद करते हैं कि जनता जो है, याद रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष का चोला ओढ़कर बैठे और आप जो है उसे वोट बैंक का आधार बनाए। ये लगभग एक प्रकार से, याद रखेंगे, संविधान की ताकत को कम करने का ही प्रावधान है। तो इसलिए इनका प्रतिनिधित्व आना भी जरूरी है। जहां गवर्नेंस में देखें 2%, 3% इनका प्रतिनिधित्व है, तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि इनका सर्वोच्च विकास हो रहा है? वक्फ ही इसका एक कारण नहीं है, और भी कारण होंगे जिसे खोजना होगा। क्योंकि आज अगर मैं रिपोर्ट बताऊं तो भारत के 83% से ज्यादा मुस्लिम युवा कहीं ना कहीं वाम मार्गी अलगाववादी ताकतों की ओर जा चुके हैं या वैसी मानसिकता रखते हैं। ऐसे भारत के हर एक धर्म में चीज है, युवाओं का जो मनोबल, जो ये कह सकते हो चंचल जो मन है, वो उस तरीके की ओर जा रहा है शॉर्टकट में। तो हमें इसे रोकना होगा। अदरवाइज भारत में जो हम अमृत काल की बात कर रहे हैं और विजन 2047 की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक थोथी किताब की तरह ही दिखेगी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। चलिए, तो ये प्रबंधन की बात मैंने पहले ही बात कर दी थी आपको। अब इसमें अगर आप बात करें तो वक्फ मुस्लिम पर्सन लॉ का हिस्सा है और गैर मुस्लिम सदस्यों के लिए बहुमत से अनुच्छेद 36-26 का उल्लंघन हो सकता है, ऐसा मानना है। परंतु इसमें अगर संविधान में चेंज करने की जरूरत पड़े तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी बात है, हो सकता है। दूसरा बात, अगर हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड की संरचना में क्या विवाद हो सकता है। एक्ट के तहत बोर्ड के राज्य के मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अधिनियम राज्य सरकार को बोर्ड में सदस्यों को नामित करने का अधिकार देता है। अधिनियम में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों और सिया, सुन्नी और मुसलमानों के पिछड़े वर्ग में से एक को एकक सदस्य बनाने की बात करता है। इसमें विवाद की बात नहीं है, इसमें प्रतिनिधित्व की बात है। और जब हर एक व्यक्ति अपनी प्रतिनिधित्व को नहीं लाएगा तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जब यहां पर संरचना परिवर्तित नहीं होगी तो देश के प्रशासन और शासन में कैसे परिवर्तित होगा? क्योंकि शुरुआत तो घर से होगी ना उनके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ट्रिब्यूनल में मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटाना। ठीक, अधिनियम ट्रिब्यूनल से मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों को हटाता है। वक्फ मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र माना गया है। मुस्लिम कानून के सिद्धांतों के अनुसार वक्फ से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए ट्राइब्यूनल में मुस्लिम कानून की विशेषज्ञता वाले सदस्य की आवश्यकता होगी। यह हमने इनिशियल फेज में देख लिया था।
5 वर्षों की धार्मिक संबद्धता, इसको मैं अलग से टॉपिक बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक्ट और ट्रस्ट के बीच में जो अंतर है, मतलब भारतीय ट्रस्ट एक्ट और वक्फ एक्ट 1995 जो अभी 2025 बन चुका है, उन दोनों में क्या अंतर था। दाता जो निर्माता है, अनुबंध के लिए कोई सक्षम कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसमें अनुबंध में प्रवेश करने के लिए कोई पात्र व्यक्ति नहीं है, कोई भी कर सकता है। दान का उद्देश्य दोनों में सेम है, चल और अचल संपत्तियां, ठीक है। दान का तरीका दोनों में लगभग एक जैसा है, कोई अलग नहीं है। उपयोग की बात करें तो यहां पर बताया गया वैध उद्देश्य के लिए बनाया जाना चाहिए। यहां लिख दिया गया मुस्लिम कानून के अनुसार धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए। यह बड़ा विवाद दिखता है। वसीयत करने की क्षमता किसके पास है? अगर आप बात करें वक्फ एक्ट 1995 में, तो कोई भी मुस्लिम वसीयत के जरिए अपनी 1/3 से अधिक संपत्ति दान नहीं कर सकते, यह लिखा गया है। और यहाँ पे लिखा गया भारतीय एक्ट ट्रस्ट एक्ट 1882 के अनुसार से कोई भी मुस्लिम वसीयत के जरिए अपनी 1/3 से अधिक संपत्ति का दान नहीं कर सकता, ये अलग बात है। प्रशासक की बात करें तो मुतवल्ली यहाँ पर प्रशासक होंगे, यहाँ पे लिखा गया ट्रस्टी प्रशासक होंगे। प्रशासित करने का अधिकार राज्य वक्फ बोर्ड के पास होगा, यहाँ पर चैरिटी आयुक्त के पास होगा। विवाद का निर्माण अदालतों में होगा और यहाँ ट्राइब्यूनल्स में होगा। तो ऐसा लग रहा था देखने में, एक तरफ संवैधानिक कानूनी प्रावधान है और एक तरफ उनका सामाजिक प्रावधान है, इसलिए हो सकता है इस प्रकार के विवाद उठ गए होंगे। अब बड़ा क्वेश्चन उठता है कि 5 साल की योजना क्या है सरकार की, इसको लेकर बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। चलिए इस पर बात करते हैं हम लोग। इसके 3 चरण बताए गए। 2025 से लेकर 2030 का एक रोड मैप तैयार किया गया। मैं लिख देता हूं एक एक करके। चलिए 2025 से लेकर 2030 का अपना एक खांचा तैयार किया गया है। इसमें 3 चरण बनाए गए हैं। चरण 1, चरण 2 और चरण 3। देखेंगे तीनों चरणों में क्या क्या स्थितियां बैठती हैं। चरण 3, ठीक, प्रथम चरण में कहा गया है कि जितनी भी संपत्तियां हैं उनकी डिजिटल मैपिंग, सर्वेक्षण, डेटा एकत्र करना और जितने भी याद रखेंगे अवैध कब्जे हैं उनकी पहचान करना। बहुत सिंपल सा है। क्या कहा गया है? एक है डिजिटलाइजेशन, दूसरा है चिन्हांकन, इसके बाद हम बात करें चिन्हांकन के अलावा तो मूल विषय रखे गए हैं, याद रखेंगे सर्वे या सर्वेक्षण, मैपिंग, इन सब की बात कहेंगे। मतलब सबसे पहले जो रूट्स है, रूट्स को पकड़ा जाए, इनका मानना ही है। अब इसके लिए लगभग याद रखेंगे लगभग 500 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश होगा। प्रारंभिक आय 213 करोड़ रुपए होगी और संपत्तियों का प्रोफेशनल वैल्यूएशन 10% बढ़ सकता है। ये कुछ बातें रखी गई हैं। अर्थात इन सब के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए पहले साल में खर्च करेगी। इसमें राजस्व अचानक से ही देखिएगा 213 करोड़ रुपए बढ़ के मिलेगा। ये ऐसा मानना है प्रथम चरण में। अब आते हैं द्वितीय चरण की ओर। ये बनाया गया है 2025-26 के लिए, 2025-26 के लिए। दूसरा चरण बनाया गया 2026 से लेकर 2028 के लिए, ठीक है। और तीसरा चरण बनाया गया है हमारे यहाँ 2028 से लेकर 2030 के लिए। ये अभी सरकार ने अपने पंचवर्षीय योजना में शामिल किया है, मतलब वक्फ बोर्ड के लिए पंचवर्षीय योजना। अब चरण 2 क्या कहते हैं इसको समझिएगा। चरण 2 कहता है कि अतिक्रमण हटाना और बाजार दर पर पुनर्निर्धारण तैयार करना, ठीक। मतलब एकदम सिंपल सा है कि जितने भी संपत्ति अतिक्रमण किए गए इनको हटाने का मुहिम किया जाए, पहला चीज। और दूसरा है रिवैल्यूएशन करना या याद रखेंगे इसका बाजार दर निर्धारित करना, पुनर्वैल्यूएशन करना। ये 2 महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए सरकार के का मानना है कि हम 1000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे इसके लिए, और उसी वर्ष हमको 913 करोड़ रुपए का सरप्लस हमको अनुमानित एक आय अलग प्राप्त होगा, ठीक है। ये उनका मानना है। अब बात करते हैं हम लोग तृतीय चरण पर।
हालांकि चरण जो है अंतिम चरण में बात करूंगा, ठीक है, उस पर हम लोग देखते हैं। तृतीय को दो भागों में बांटा गया है हमारे यहाँ। एक है इसको 26-27 कीजिएगा और ये 27 से लेकर 30। तो चरण 3 में याद रखिएगा, 3A कह लेंगे इसको हम लोग, 3A, और एक बनाएंगे चरण हम लोग 3B, या इसको चाहे तो आप अपने तरीके से तृतीय चरण और चतुर्थ चरण कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बनेगा 2028 से लेकर 2030 तक बनेगा और ये बनेगा 2027 से लेकर 28 के बीच में बनेगा। तो तृतीय चरण या 3A में कहता है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश हम करने वाले हैं, जिसमें 100 शहरी कॉम्प्लेक्स और स्कूल पीपीपी की तर्ज पर करेंगे और 200 ग्रामीण हेल्थ सेंटर और सोलर यूनिट हम तैयार करेंगे। उनका अपना मानना है। और इसमें किस तरीके से हमारी संपत्ति का वैल्यूएशन होगा, तो देखिए इनका मानना है अब तक हम 50% संपत्ति का वैल्यूएशन कर चुके होंगे। इसके अंतर्गत 25% जो अतिक्रमण है उनका हम लोग अब पूर्ण रूप से प्रयोग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उनका मानना है लगभग 200 अलग अलग हेल्थ सेंटर और हेल्थ सेंटर के अलावा, ठीक है, सोलर यूनिट बनाए जाएंगे और लगभग 100 शहरी कॉम्प्लेक्स और स्कूल तैयार किए जाएंगे। इसके लिए पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कही गई है। अब एक आता है इसके बाद वह चतुर्थ चरण, और चतुर्थ चरण में मतलब मैं कहूं तो चरण 3B। तो इसके अंतर्गत में माना गया है कि हम 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे टोटल, और 5,000 करोड़ के निवेश के साथ हमको 16,000 लगभग 913 करोड़ रुपए का हमें राजस्व प्राप्त होगा। ये सरकार का मानना है, ठीक। इसके अंतर्गत में 10 टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मैं लिख देता हूं कहीं पर 10 टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अच्छी बात है अपने आप में 10 टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसके अलावा 50 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ठीक है, 50 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स MSH, और इसके अलावा 500 स्किल डेवलपमेंट आपके सेंटर बनाए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। मतलब ये मानते हो कि इस बात को लेकर कि मुस्लिम जो है आज भी इन सब जगह पर नहीं जाता है, अगर नहीं जाता तो लाने की सोच है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये आप सोचते हैं कि इससे याद रखेंगे अमली जामा पहनाने का एक काम करेंगे, तो फिर वही बात है, वोट बैंक के अलावा ये कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। अगर ये आप लाए हैं पंचवर्षीय योजना तो इसको भी प्रारूप दीजिए और लिखित संविधान में लिखिए उसको कहीं पर अपने कानून के अंतर्गत नहीं कि हम इसको करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नहीं तो क्या होता है ना कि सरकारें चेंज होती है, उनके याद रखेंगे सर की टोपियां भी चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए याद रखेंगे इस चीज को समझना होगा कि जो चीजें आप लिख कर दे रहे हो इसको स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अंतर्गत में लाइए। कहीं पर नहीं होता है आप कानूनी प्रावधान बनाइए इसको कि सरकार आज आप है कल नहीं है, ठीक है, कल भी रहे या कब क्या हो जाए, राजनीतिक परिवर्तन में कुछ नहीं बोला जा सकता है। तो इसीलिए इसको एक बना के रखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी मगर ये बन के रहे, तब जाकर विश्वास आएगा किसको, अल्पसंख्यक समुदाय को। अदरवाइज संपत्ति में ले देने से कुछ नहीं होता है ना, ठीक। तो एक विषय यह है। तो अब ये देखिएगा 4 जो विषय मैंने आपको बताए थे उन चारों में महत्वपूर्ण बात थी कि हम 1 साल, फिर अगले 1 साल, फिर अगले 1 साल और उसके 2 साल, मतलब किस तरीके से हम जो है 500 करोड़ का निवेश पहले साल में, दूसरे साल में इसी को बढ़ा के 913 करोड़ रुपए कर देंगे, फिर 3,413 करोड़ रुपए कर देंगे, फिर 5,000 करोड़ रुपए करेंगे निवेश, और ऐसे में हमारी आय जो है लगभग 16,913 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। तो इन सब बातों को जानना अनिवार्य था। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि प्रगति की बात करते हैं। अब प्रगति में क्यों कह रहा हूं, तो ये अपने आप में एक विषय इसलिए भी है कि जो संपत्ति हमारी है, ठीक है, भारत के राष्ट्र की जो संपत्ति है, इन संपत्तियों का उपयोग कैसे किया जाए, पहला चीज, और दूसरा बात है इसमें क्रांति कैसी लाई जाए। बड़ा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन को औजार बनाया जाए, दूसरा पहला बात। दूसरा बात है वक्फ संपत्तियों का सटीक आकलन हो, जो मैंने पहले बता दिया था। वक्फ संपत्तियों का मार्केट वैल्यूएशन हो, ठीक। वक्फ के सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान आना चाहिए, जैसे आप अलग अलग अभियान लाते हैं वैसे ये भी लाइए, सर्वेक्षण करिए, अलग अलग काम कीजिए और नया सामाजिक युग रचने का अवसर दीजिए, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, धार्मिक कट्टरता के आधार पर ना हो, धार्मिक उन्माद के आधार पर ना हो, एक धार्मिक समरसता का उदाहरण प्रस्तुत करे सरकार, ये विचारणीय है। अब बात करते हैं, मैं कुछ और बात कर लेता हूं कि मुस्लिमों पर तमाम बातें कही मैंने, वक्फ को लेकर कई बातें रखी हैं और उन्हीं वक्फ की बातों को लेकर कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अब पहला यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, ये आप जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि भारत में कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द ईच रिलीजन बाय द कास्ट एंड कैटेगरीज, ये अगर आप देखें
तो भारत में लगभग हिंदुओं की बात करें तो उसमें देखिए एससी जो है 22% एससी हिंदू हैं। ये आंकड़े हैं, बेसिकली आप देख सकते हैं बाद में कभी भी इसको, मैं इसमें जाऊंगा नहीं, ठीक है। पॉपुलेशन ट्रेंड एक बड़ा विषय है कि मुस्लिमों का लगातार, याद रखें, जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी एक कहीं ना कहीं इनके पिछड़ने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है, ठीक। अब इस पर हम बात करते हैं, याद रखिएगा कि भारत में जितने भी मुस्लिम राज्य हैं सॉरी क्या कह सकते हो मुस्लिम समुदाय हैं, वो कहाँ कहाँ पर किस राज्य में कितनी संख्या में रह रहे हैं। आज अगर आप बात करें, मैं फिर बात कर रहा हूँ सच्चर कर्म समिति, तो सच्चर समिति ने अपना जो बेस बनाया था वो 2001 के जनगणना को बनाया था। तो भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में देखें, जिलों में देखें, उनकी संख्या, जहां पर मुस्लिमों की संख्या जो है 10 लाख से ऊपर है उन जिलों में, तो उसमें लगभग 25 ऐसे जिले हैं भारत के जहां पर मुस्लिमों की आबादी 10 लाख से ऊपर है। पहला चीज, लगभग 5 लाख से 9,99,000 है, 999 की संख्या देखें हम लोग, तो लगभग मान के चलिए 51 के आसपास है, ठीक। अगर हम बात करें कुछ ऐसे जिले जिनकी संख्या जहां पर मुस्लिमों की आबादी 10,000 से भी कम है, वैसी संख्या कितनी है, 106, तो लगभग मान के चलिए कि 593 इतने जिलों में अगर आप देखें तो 50% से अधिक जो मुस्लिम आबादी वाला जो जिला है उनकी संख्या भारत में 20 है। 11 ऐसे जो 50 से ज़्यादा और 75 से कम हो, और 9 ऐसे जो 75 से ज़्यादा हो, ठीक। तो ये एक पहला क्वेश्चन है। दूसरा हम बात करते हैं, याद रखेंगे, इसी में सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन की मुझे लगता है जरूरत है इसकी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लिटरेसी की बात करते हैं तो लिटरेसी भी अब विचारणीय विषय रही रह गया है, क्योंकि लिटरेसी का कोई आधार भी भारत में बहुत अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट एनरोलमेंट अंडर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब देखिए, जो हम बात करते हैं, एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी स्थितियां बनी हुई हैं। ये जो आपको बैगनी कलर का दिख रहा है वो जनरल कैटेगरी के बच्चों का है, ठीक है। ये जो आप पिंक जैसा देख रहे हैं वो ST SC का है। ये जो येलो जैसा दिख रहा है, ठीक है, वो आपको दिख रहा है तीसरी झंडी वाली, वो BC की है। ग्रीन वाली मुस्लिम की है, और ये जो आपकी डार्क पिंक जैसी दिख रही है आपको, लाइट पिंक सॉरी, वो आपको दिख रही है माइनॉरिटीज की। तो हम इसको छोड़ते हैं और इसमें देखते हैं। देखिए, अगर यूजीस की बात करें, है ना, तो आर्ट कॉमर्स सब में देखिए जनरल की स्थितियां 40% से ऊपर ही दिख रही है। OBC की स्थितियां भी अगर आप देखें तो लगभग 25% से ऊपर या 25% के आसपास दिख रही है, मगर मुस्लिम आबादी की देखेंगे तो 10% के नीचे दिख रही है। मतलब कुल आबादी में 10% जो मुस्लिम हैं, ठीक है, वो आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, आपके इनरोल हो रहे हैं। ये विचारणीय विषय है सर भारत में आज के समय, जहाँ शिक्षा का अधिकार देने का सरकार ढोंग रक्षित दस्ती है या ढोल बजाती है, वहाँ पर अगर कोई समुदाय याद रखेंगे पिछड़ रहा है शैक्षणिक दृष्टिकोण से, तो इस पर याद रखेंगे दोनों पक्ष को समझने की जरूरत होगी, वहाँ उनके मुतवल्लियों को भी और यहाँ सरकार के सत्ता में बैठे राष्ट्र नेताओं को भी। चलिए अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, वो है इनके PG प्रोग्राम्स पर। तो देखिए, PG प्रोग्राम्स में अगर आप बात करें, जितने PG प्रोग्राम्स चल रहे हैं भारत में, उसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों की संख्या 50% से ऊपर है। अगर मेडिकल में देखेंगे संख्या जो है 75% पहुंच जा रही है। प्रोफेसर्स की बात करें, प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, यहाँ संख्या जनरल में 60% के आसपास है, आर्ट में 50% है, कॉमर्स में देखिए 60% के आसपास, और साइंस में भी 55% के आसपास दिखती है, ठीक है। इंजीनियरिंग में भी आंकड़ा कोई कम नहीं है, 35% इंजीनियरिंग छात्र जो है, याद रखिए, जो PG कर रहे हैं वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक। अब मैं बात करता हूँ मुस्लिम्स की। PG करने वाले महज 3 या 4% होंगे जो मुस्लिम आबादी से बिलोंग करते हैं। कॉमर्स में देखेंगे तो ये लगभग 4% है, साइंस में भी देखेंगे तो 4% के आसपास है, इंजीनियरिंग में संख्या और कम हो जाती है, 3% से नीचे आ जाती है। मेडिकल में भी देखें तो 3% से ऊपर नहीं है, और प्रोफेशनल कोर्सेज में देखें तो 4-5% के आसपास है। तो आप ये समझिएगा, एक तरफ जो तो जनरल कैटेगरी है वो 50-60% लोग याद रखें PG कर रहे हैं, और मुस्लिम 5% भी नहीं कर रहा है, तो भारत में एक समरसता कैसे आ पाएगी, या भारत में एक समतुल्य या समावेशी विकास का उदाहरण कैसे आ सकता है, ये विचारणीय है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो बाय द SCR की बात करें, ठीक है, तो अर्बन रूरल में भी काफी आपको अनियमितताएं आपको दिखेंगी। अब एक विषय यहां पर आते हैं हम लोग, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए अब देखिए, पूरे भारत में देखिए
तो लगभग मान के चलिए 39% जो मुस्लिम है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, 3.3% लोग हैं जो माइनिंग और मिनरल्स पर बेस्ड है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो भी बहुत छोटे स्तर पर 20% है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में 6% है, इलेक्ट्रिसिटी में 0.3% है, होलसेल रिटेल में अगर आप बात करें तो 16% के आसपास है। बट वहीं पर अगर आप ओवरऑल देखते हैं या देखेंगे, अगर यहाँ पर ये संख्या देखें तो उसमें भी काफ़ी आपको विवाद दिख जाएगा, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें इन्हीं विषयों पर, ठीक है, वो एरिया वाइज आपको भी दिख जाएगा आपके रूरल और अर्बन के लिए, ठीक है। वो सारे मैं डेटा आपके सामने एक बार रख दूंगा इसको, ठीक। तो अंततः मैं यही कहूँगा कि तमाम बातें आई, तमाम चीज़ें आई, तमाम विचारधाराएं, तमाम कानून के लेकर अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी शायरियों के अंदाज पर लोकसभा में अपनी बातें और राज्यसभा में अपनी जुबान जो है प्रस्तुत की, परंतु उन प्रस्तुतिकरण में इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए वो लोग कि वास्तविक में इसके आगे की राह क्या होगी। सिर्फ विरोध करना या सिर्फ याद रखेंगे इसे हटाने की मुहिम रखना ही भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण से कोई पहल नहीं हो सकती है। पहल ये अनिवार्य है कि ऐसे जो कानून जो याद रखेंगे भारत की राष्ट्र शक्ति को कम करती है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक, उसको हटाना तो अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पारदर्शिता और दक्षता का होना हर एक व्यक्ति और हर एक संस्था और हर एक समाज में अनिवार्य है, परंतु इसके आगे की राह क्या होगी, इसके लिए सरकार अपनी बातों को स्पष्टता याद रखेंगे अगर रखे तो मुझे लगता है ये शानदार होगा। दूसरी बात जो विपक्ष भी है, विपक्ष भी इस बात को स्पष्ट रखे कि वो चाहती क्या है। सिर्फ चिल्लाने से या विरोध कर देने से, झंडा उठा देने से, प्रोटेस्ट करने से नहीं होता है कि कैलकुलेट में हम बोल पाए कि हम लोगों ने देखे आपको लिए प्रोटेस्ट किया था। हम प्रोटेस्ट कराने के लिए आपको नहीं भेजते हैं, हम वहाँ इसलिए भेजते हैं याद रखेंगे, चाहे वो कोई भी सांसद हो, किसी भी दल का हो या किसी भी राजनीतिक पार्टियों से हो, इसलिए भेजते हैं कि वहां पर अपनी बातों को आप इतना स्पष्टता रख पाए कि शासन उस बात को प्रतिबद्ध होकर उसका जवाब दे। विवाद करने या शायरो शायरी करने का समय नहीं है। तो मुझे लगता है कि वक्त को लेकर आपने बहुत स्पष्ट चीज़ों को समझा होगा और सारे आंकड़े मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं, ठीक। मेंस वाले बच्चे खासकर इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, इसे शानदार तरीके से तैयार करें, आने की संभावनाएं हैं, ठीक। और इसी सब मुद्दों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।